नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जानने वाले हैं थ्रिप्स पेस्ट के बारे में। थ्रिप्स पेस्ट के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। एक्चुअली में थ्रिप्स पेस्ट ये है क्या, थ्रिप्स पेस्ट फसलों में आने से क्या नुकसान होता है, तो हम इसको पूरा डिटेल्स एक एक करके हम जानने वाले हैं, अभी सीखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका डिटेल्स की थ्रिप्स थ्रिप्स कीड़ा क्या है, थ्रिप्स पेस्ट क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये बॉडी स्तर कैसे बनता है, दिखता कैसा है, ये इसका लाइफ साइकिल कैसा क्या होता है, ये इसका कौन कौन सा फसल में ये ज्यादा करके कौन कौन सा फसल में ये रहता है, ये इसका नेचुरल डैमेज कैसा होता है, क्या नुकसान करता है, या आर्थिक तौर पे ये क्या क्या नुकसान करता है, या किस तक में परसेंटेज में ये आर्थिक तौर पे नुकसान करता है, या इसका लक्षण या इसका पहचान कैसे किया जा सकता है या कैसे करे, या फिर इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करे, केमिकल कंट्रोल क्या क्या होता है, या इसके अलावा बोटानिकल कंट्रोल या ऑर्गेनिक कंट्रोल कैसे करे, या इसके अलावा हम कल्चरल कंट्रोल कैसे करें। एक एक करके बारी बारी देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये थ्रिप्स क्या है, ये थ्रिप्स कीड़ा क्या है। थ्रिप्स कीड़ा एक सकिंग पेस्ट है। ये सकिंग पेस्ट कहने का मतलब ये है कि ये खाने वाला कीड़ा या खाने वाला पेस्ट नहीं है। ये बहुत ही छोटे और पतले पंख वाले कीड़े हैं जो कि पौधे का रस को चूस कर उसको सेल को निकाल कर उसको नुकसान पहुंचाता है। ये चूसने वाला कीड़ा है, इसी को हम पेस्ट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर या कैसे इसका बना रहता है शरीर, या थ्रिप्स का शरीर किसा दिखता है, तो अगर हम फाइनली बात करें तो इसका जो शरीर होता है ये बहुत ही छोटा होता है और ये बेलनकर आकार साइज का एक लंबे और आकार का पतला सा होता है। ये कीट नंगे आंख से देखना बड़ा मुश्किल है। इसको देखने के लिए, सही पहचान करने के लिए माइक्रोस्कोप का या पावर ग्लास का उपयोग किया जाता है। यह इसका बॉडी का जो शेप है, बॉडी का शेप का बात करें तो ये बेलनाकार जैसे दिखाई देता है और इसका आकार लगभग 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। इसका कलर का बात करें तो ये पीला और हल्का भूरा और हल्का गहरा भूरे रंग के और काले स्पेसिस के अनुसार बदलते रहता है। ये बहुत ही साकरा छोटा होता है। ये चबाने वाले पेस्ट नहीं बल्कि ये रस को चूसने वाला, ये पूरा क्लोरोफिल का और अंदर में जो सेल होता है उस रस को चूस को अपना जीविका को ये जीता है। इस तरह से ये अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। अगर हम बात करें तो ये कीट जो है एक सकिंग टाइप का पेस्ट है, यानी कि सकिंग पेस्ट है। और इसका बात करें तो ऊतक को घिस कर रस को चूसता है क्लोरोफिल से और अपना शरीर को एनर्जी प्राप्त करता है। अब इसका बात करें हम टोरक्स का या वक्ष का, तो टोरक्स और वक्ष यानी कि इसका कितने भागों में, ये 3 भागों में, 3 खंडों में बांटा होता है जो पंख से जुड़े होते हैं। और इसका जो पंख होता है ये सकरे और लंबे और किनारे में लंबे लंबे बालों के जैसे होते हैं। असली में इसका पहचान इसी के द्वारा होता है। इसका टांगे, इसका पेट बहुत 10 खंडों में, 10 भागों में या नर या मादा के आकार का थोड़ा अलग होता है। अंडे पत्ती की ऊपरी एपिडर्मिस के अंदर डाले होते हैं, ये विजुअल नहीं होते हैं। अगर इसका लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका पूरा जीवन चक्र जो होता है ये किस तरह, कितनी अवस्था में इसका पूरा जीवन चक्र होता है या कितनी अवस्था में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, उसके बाद में इसका जीवन समाप्त होता है। अगर इसका लाइफ साइकिल का बात करें तो ये 4 अवस्था में इसका जीवन चक्र होते रहते हैं। जैसे कि पहला अवस्था अंडा होता है, दूसरा अवस्था नीप यानी कि लार्वा अवस्था, और तीसरा जो होता है पुपा अवस्था, चौथा जो होता है एडल अवस्था। तो एक एक करके इसका पूरा जीवन चक्र इस तरह से घूमते रहता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये अंडा अवस्था क्या होता है, अंडा अवस्था कैसे होते हैं। ये अंडा जो है एक सेब के आकार के और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये नंगा आंखों में देखना मुश्किल है। इसको दिखाई देने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। मादे अंडे
नर पौधे के टिश्यू या टेंडर शूट या कली इस फूलों के अंदर से रस को चूसती है। अंडे से बच्चे निकलने का जो समय है वो 2 से 7 दिन तक होते हैं और ये निर्भर करता है कि तापमान उस जो रहने का जो उसका वेदर कितना है उसके ऊपर में निर्भर करता है। अगर अधिक धूप होने से ये तीव्र गति से ग्रोथ करता है। अंडे के बाद में ये अंडा अवस्था से नीप अवस्था में चला जाता है, यानी कि लार्वा अवस्था में चला जाता है। इसका पूरा अंडा अवस्था कंप्लीट होने के बाद में ये लार्वा अवस्था में यानी कि नीप अवस्था में जाता है। तो नीप का लार्वा का जो पहला अवस्था में जो आता है तो ये हल्का रंग का पीला या हल्का हरा होता है। यह पौधे के टिश्यू को सूज कर खुरच कर उसका रस को खाता है और इसका जो अवधि होता है यह लार्वा 1 का अवस्था जो होता है 1 से 3 दिन के बीच में होता है। इसके बाद में ये लार्वा 2 में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा 2 में चला जाता है। जब ये लार्वा 2 में आता है तो पहले के स्टेज से पहले की जो अवस्था से ये ज्यादा एक्टिव और सक्रिय होता है और ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और ये सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने जो होता है वो पत्तियों का जो सिल्वर जो होता है उसको मुड़ के निशाना और पकड़ा बना देता है। और इसका जो पूरा समय है 2 से 4 दिन का समय होता है। इसके बाद में ये पुपा अवस्था में चला जाता है। जब ये पुपा अवस्था में आता है तो ये खाना बंद कर देता है और ये बिल्कुल अनएक्टिव हो जाता है और मिट्टी और पत्ती और कीचड़े और पौधे के छल्ले और हिस्से के चाल में ये रहना पसंद करता है। और इसका समय 1 से 2 दिन तक होता है। ये बिल्कुल खाना बंद कर देता है, एडोल में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पे ये मिट्टी के धरारे जो होता है इस टाइप धरारे या सूखी पत्ती या छाल उसमें ये इस समय में रहना पसंद करता है। और जो पुपा अवस्था से एडोल अवस्था में जब चला जाता है तो ये इसका बहुत पतला होता है और 1 mm से 2 mm तक इसका साइज का आकार से बन जाता है। और इसके पंख जो होते हैं ये झालीदार छोड़े होते हैं और उसका मुंह छेद और चूसने वाला बन जाता है। और यह 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में इसका पूरा जीवन जीवित रहता है, जीवन चक्र रहता है। और प्रचलित और मौसम के आधार पे ये प्रत्येक नर मादा ये 50 से 100 अंडे देता है। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन या फीचर्स इसको कैसे पहचाने तो बात करें तो आमतौर पे 3-4 बातों के आधार पे हम इसको पहचान कर सकते हैं कि थ्रिप्स का यहाँ पे अटैक कैसे हुआ, आइडेंटिटी कैसे होता है। तो बोलने से 3-4 प्रकार से हम इसको पहचान कर सकते हैं। तो उसमें से पहला जो है आकार और साइज मतलब शेप के आधार पे हम इसको पहचान कर सकते हैं। बहुत ही छोटे कीड़े आमतौर पे 1 से 2 mm लंबे होते हैं और बहुत ही पतला और लंबा श्रृंगार के आकार का होता है। और इसका जो रंग है वो प्रचलित के अनुसार विभिन्न होता है, लेकिन कुछ तक पीला और हल्का पीला, भूरे रंग के और काले नीप होते हैं। और इस अवस्था में आमतौर पे पीले और हल्के रंग के नीप होते हैं। और पंख जो है एडल्ट के 2 पंख सांकड़े होते हैं जिसके किनारे लंबे किनारे बाल जैसे रेशमी होते हैं। यह माइक्रोस्कोप से ही केवल दिखा जा सकता है, अन्यथा ये बाकी से नहीं दिखा जाता क्योंकि ये बहुत छोटे पंखदार रेशे होते हैं। और माउथ पार्ट का बात करें तो ये छेदने और चूसने वाले प्रकार की एक पेस्ट कीड़ा और ये पौधों की सतह खुरच कर ये रस को चूसने वाले और चांदी जैसे धब्बे रंग बन जाते हैं। अगर बात हम करें कि ये कीड़ा थ्रिप्स पेस्ट है जो कौन कौन सी फसलों में या कौन कौन सी फसल में होते हैं, तो अगर फाइनली बोलेंगे तो ये एक बहुभोज कीट है। बहुभोज कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रकार की फसल पे नहीं बल्कि ये दर्जनों फसल पे हमला करता है। ये दुनिया भर में 600 से अधिक स्पीशीज ऑफ थ्रिप्स में पाई जाती है और जिसमें से कई फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। और ये चाय के अलावे ये कई फसलों में जैसे कि प्याज, लहसुन फसल, मिर्ची, गोभी, मिर्ची, अंगूर, गुलाब, कपास और ग्रीन सब्जी, ये तरबूज इत्यादि फसलों में अटैक या नुकसान पहुंचाता है। ये नेचुरली तौर पे
ये एक सकिंग करके क्लोरोफिल और कोशिका को डैमेज करने से उसका ग्रोथ और फसल को रोक देता है। अगर इसका नेचुरली नुकसान क्या क्या होता है या नुकसान इसके वजह से थ्रिप्स कीड़ा के वजह से क्या क्या होता है, अगर नेचुरली डैमेज की बात करें तो ये पौधों का रस चूसने वाले ही सूक्ष्म कीट है और जो कि अपने माउथ पार्ट से पौधों की ऊपरी कोशिकाओं को घिसते हैं और इसका फिर रस को निकाल कर चूसती है। इसके हमले से पौधों का भौतिक और शारीरिक और वायरलेस इसका तीनों प्रकार का नुकसान होता है। ये बहुत ही घातक इसका नेचुरल स्वभाव है। अगर इसका रस चूसने का तरीका बोलेगा तो कोशिका को नष्ट करती और इसको विकास को रोकती है। और ये एक थ्रिप्स जो है अपना मुंह में एंजाइम छोड़ता है और उत्तेजित विकृत और संख्या हो जाती है और पत्तियों का फल फूल खुराधारी भूरे चांदी और निशाने जैसे बना देती है और नई पत्ती ऐसा मुड़ता है और बैनी बन जाता है और यह मुड़कर रोल हो जाता है। इकोनॉमिक डैमेज का बात करें तो इसका बहुत ही खतरनाक और ज़्यादा प्रभाव होता है। इसका प्रभाव 30 से 70% उपज को घटा सकती है और विशेषकर मिर्ची, प्याज, टमाटर, चाय के अलावा कई फसलों को अधिकतर सर्वाधिक इसका डैमेज पहुंचाता है और इस प्लांट में इसको रहना पसंद करता है और इसी प्लांट को ही 30 से 70% ज़्यादा करके नुकसान पहुंचाती है। अगर 70 से 80% फसलों पे अटैक किया है तो फसल 100% नुकसान होने का होने का संभावना दिखता है। इसका जो सबसे जो है आर्थिक नुकसान यही स्वभाव इस टाइम में होता है जब फसल में तीव्र गति से 70 से 80% होता है। इस अवस्था में आपको परीक्षण करके ऑब्जर्वेशन करके जानकारी लेके इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी अनिवार्य होता है। और पत्ती का पहचान या इसका सिम्टम या लक्षण को हम कैसे जाने तो पत्ती के ऊपरी सरफेस में ये चांदी जैसे चमकदार रंग दिखाई देती है और पत्तियों के अंदर की ओर से ये ऐसा करके मुड़ता है और पत्ती मुड़कर सिकुड़ जाता है और मुख्य तौर पे यही इसका एक लक्षण दिखता है क्योंकि इसका पत्ती मुड़ता और सिकुड़ता रोल बन जाता है और थ्रिप्स के काले टीके और छोटी सी बूंद दिखाई देती है। ये छोटे काले माल के धागे जैसे इसका टीके होते हैं। पत्ती की ऊपरी को नष्ट हो जाती है और पतली से सतह का निशाना इस तरह से दाग बन जाता है। और इसका केमिकल कंट्रोल बोलेगा तो ये नुकसान पहुंचाया अटैक किया फसल पे आया और ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका केमिकल क्या क्या कंट्रोल होता है तो इसको कई प्रकार से कई केमिकल कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मुख्य तौर पे से हम 2-3 केमिकल कंट्रोल देखते हैं। तो पहला जो है लार्वा अवस्था में है तो आपको इमिडाक्लोप्रिड देना है और उससे भी नहीं होता है तो सेकेंड स्टेज में आया है लार्वा का तो लार्वा का सेकेंड स्टेज में आने से थाइमेक्सिजम केमिकल उपयोग कर सकते हैं और उससे भी नहीं हुआ तो एसिटामिप्राइड या एसीफेट अब इस्तेमाल करते हैं। एसीफाइड बहुत ही अच्छा और सबसे करियर केमिकल है, इससे कुशासन नुकसान मतलब कंट्रोल कर देता है। और बोटेनिकल कंट्रोल का बात करें तो थ्रिप्स में अटैक किया है तो बोटेनिकल कंट्रोल अगर यदि आपको करना है ऑर्गेनिक में बोटेनिकल में तो आपको नीम ऑयल आजाडायरेक्टिन 3% यूज करना है। ये अंडे को और लार्वा को काफ़ी हद तक रोकता है और जो डैमेज करता है उस डैमेज करने का जो उसकी सक्रिय होते हैं उसको ये काफ़ी हद तक रोक देता है। ये डैमेज नहीं होने देता है, नुकसान नहीं होने देता है। ये अपने फसलों में रिकवरी हो जाता है और इससे भी नहीं होता। चिली गार्लिक और सौंफ का जो मिश्रण बना के प्रत्येक 200 लीटर पानी में इसका मिश्रण स्प्रिंग करने से इसका कुछ हद तक नियंत्रण होगा। और कल्चरल कंट्रोल का बात करें तो थ्रिप्स में कल्चरल कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। कल्चरल कंट्रोल थ्रिप्स को बहुत ही टेक्निकली और तकनीकी रूप से मतलब विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। फील्ड को सैनिटाइजर, खेती की सफाई, फील्ड की सैनिटाइजेशन, संक्रामक पौधे और सूखी पत्तों और फूलों को उखाड़ कर निकाल के फेंक देना है। मतलब खेत के अंदर में जितना भी अननेसेसरी वीड्स वगैरह होता है उसको साफ करना, सैनिटाइज करना, ये प्रथम कल्चरल कंट्रोल होता है। और दूसरा कल्चरल कंट्रोल होता है वो मल्ची या सॉइल मॉइस्चरिंग। मल्ची या सॉइल मॉइस्चरिंग क्या होता है बोलने से जो थ्रिप्स को
ड्राई और हॉट के टेम्परेचर जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ड्राई और हॉट टेम्परेचर के कारण से तेज़ी से बढ़ने से इसका ये होता है, इसी के लिए टेम्परेचर को रोकना, ये कम करना जरूरी पड़ता है। और बात करें तो इसमें पेडी स्ट्रॉ धान की पुआल को मल्ची करने से ऑर्गेनिक तरीका से ह्यूमिडिटी कम हो जाता है और नमी बढ़ जाता है। तो इससे कुछ हद तक थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाता है। या येलो स्टिक या मॉनिटरिंग जो होता है, येलो स्टिक, येलो पॉलीथीन का ऐसा बॉर्डर बना के, बॉक्सिंग बना के 30 से 40 ट्रैप पर एकड़ में ऐसा स्ट्रिपिंग करने से कुछ हद तक इसका मॉनिटरिंग या कंट्रोल हो जाता है। और इस समय में जब ज़्यादा थ्रिप्स का आया है उस टाइम में न्यूट्रिशन को, फोलियर के जो न्यूट्रिशन होता है स्प्रिंग टाइम में, उस टाइम में इसको कंट्रोल करना है। और फिजिकल कंट्रोल का बात करें तो फिजिकल कंट्रोल जो मेथड होता है थ्रिप्स का, वो बुली स्टिक ट्रैप लगाता है, इसके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। नीले रंग की ओर में ज़्यादा आकर्षण होता है, इसमें ज़्यादा ट्रैप होता है, मतलब अरेस्टेड होता है। ये प्रत्येक एकड़ 30 से 40 पर एकड़ में ट्रैप लगाना बहुत ही कार्यगर और सूक्ष्म माना जाता है। और क्रॉपिंग कैनप लेवल में फसल को क्षति स्तर 4 से 5 इंच तक उसका स्पेस, मतलब फसल के ऊपर में इसको ट्रैपिंग करना है। और इससे भी नहीं होता है तो आप दूसरा येलो स्ट्रिपिंग कर सकता है। येलो स्ट्रिपिंग अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसको नीले की जगह में उपलब्ध नहीं है तो इसको नीले की जगह में रिप्लेस करके इसको मुहैया कराया जाता है।